अस्सलाम वालेकुम। वीक का पहला दिन और मार्केट की आज भी क्लोजिंग 181 प्लस ही रही और 120 पॉइंट्स मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी, लेकिन हप्को ने जो कि 5.5% नेगेटिव रहा और अच्छे खासे पॉइंट्स लूज किए। मुफीस, हप्को से रिलेटेड कोई नेगेटिव सेंटिमेंट अटैच्ड है या कोई इसकी ऐसी इंफॉर्मेशन आई है जिसकी वजह से इतने पॉइंट्स लूज कर दिए? थोड़ा सा बताइएगा आपको के बारे में। अच्छा, हबको में जो एक प्रेशर देखा गया है उसमें मेन रीजन ये था कि ऑप्टिमस की एक रिपोर्ट आई आज, जिसमें उनके हिसाब से जो कंपनी की फेयर वैल्यू वो 175 रुपए है। और उनके अपने रीजंस हैं, उन्होंने रिसर्च रिपोर्ट मतलब एक रिपोर्ट निकाली और लोगों ने प्रेशर भी लिया। और अच्छा, बाय द वे, लोगों ने प्रेशर नहीं लिया, ये बैंक्स ने और इंश्योरेंस ने बेचे और इंडिविजुअल्स ने खरीदे, उन्हें लगा सस्ता मिला है। तो उनके हिसाब से फेयर वैल्यू जो हबको की बनती है वो 175 रुपये बनती है। अब एक चीज अंडरस्टैंड करने की है कि वो 175 रुपए किस हिसाब से कह रहे हैं कि हमको की फेयर वैल्यू बनती है। अब एज एन इंडिविजुअल या रिटेल इन्वेस्टर ये देखते हैं कि इट्स अ वेरी डाइवर्सिफाइड बिजनेस, और आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ये देखा भी गया था कि जैसे माइनिंग, बीवाईडी और ऑटो सेक्टर मतलब काफी एक्सपैंड कर लिया था। अब एक मेजर रीजन है जो मैं भी पढ़ भी रहा था और देख रहा था, जो चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी है, बेसिकली आईपीपी है। और ये एक चाइना की कंपनी और हबको का साथ वेंचर है। और ये कोल पावर प्लांट है, इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर, इंपोर्टेड कोल के ऊपर ये ऑपरेट करता है। 1320 मेगावाट का ये है हब की साइड पे। अब इसमें 47.5 स्टेक है, 47.5% स्टेक है हबको का। अब एक चीज है यहाँ पे जो जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि ये ट्रू अप रिस्क हो सकता है, विच इज जो नेपरा हो सकता है, प्रोबेबल है कि जो प्रॉफिट्स हैं जो ये हमारे पास चाइना पावर हब जनरेशन जो कंपनी है जो जनरेट करती है, वो प्रॉफिट्स कट हो सकते हैं। इस वक्त जो हमारे पास प्रॉफिट्स हैं उसके, दे आर अलाउड टू अर्न 130 मिलियन पर ईयर, लेकिन ये प्रॉफिट्स कट होके 92 मिलियन पर ईयर पर आ सकते हैं। जो हबको की अगर हम ईपीएस में देखते हैं तो कुछ आई थिंक 3.94 रुपीज पर शेयर निकाल सकते हैं, विच इज 5 बिलियन अगर हम रुपीज में देखते हैं। ये अब अगर तो नेपरा की तरफ से, अब क्योंकि थोड़े वो मामले हैं जो लिटिगेशन के और ये आईपीपीस के चलेंगे, बट अगर तो ये प्रॉफिट्स कट होते हैं तो फिर शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर एक होता है ना अर्निंग पोटेंशियल, जहां से ऑलरेडी एक अच्छा पैसा आ रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो आपके शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करेगा और प्रॉफिट्स में भी रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए, 130 मिलियन पर ईयर से 92 मिलियन पर ईयर पर आ जाएगा। बट एक चीज यहाँ पे समझने की है कि ये एक ब्रोकरेज हाउस की रिसर्च रिपोर्ट की आई है, उनके हिसाब से उनकी कंपनी की फेयर वैल्यू उनको लगता है ये है। बट एक और चीज है कि हबको सिर्फ अब आईपीपीज में, जब हम पहले बात करते थे तो हबको वो पोटेंशियली एन आईपीपी कंपनी ना। अब हबको इस तरह नहीं है, माइनिंग में, ऑयल गैस लेट्स एक्सप्लोरेशन में, या हम ये बात करते हैं कि ऑटो सेक्टर में, तो बहुत डाइवर्सिफाई करे। तो लेट्स से अगर हम कहते हैं कि एक जगह से थोड़ा सा डेंट आता है तो दूसरी जगह से ये चांसेस हैं कि वो बेहतर भी हो सकता है। सो लेट्स से अभी देखते हैं मार्केट इसको किस तरह रीड करती है, क्योंकि आज जो बाइंग है वो रिटेलर्स की तो है। जो प्रेशर आया है वो जो जो सेलिंग आई है वो बैंक्स की तरफ से, इंश्योरेंस की तरफ से आई है। तो अगर देखते हैं, अगर कल ये और नेगेटिव इसका सेंटिमेंट प्रिवेल होता है बेस्ड ऑन द रिपोर्ट दैट हैज बीन पब्लिश टुडे, तो फिर देखेंगे कि इसको हम फर्दर किस तरह रीड कर सकते हैं। मेरा एक सवाल यहाँ पे होगा, कंसिडरिंग ये 130 मिलियन से 92 मिलियन, अगेन दैट इज अ डिक्लाइन एंड देन अगेन बैंक्स इंश्योरेंसेस सेलिंग हबको, रिटेल इन्वेस्टर्स को खरीदा है। एक ऑफ कोर्स एक रिसर्च रिपोर्ट की आई है, बट हबको इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ वेरी फंडामेंटली साउंड स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। डू यू थिंक के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन कोई इससे कुछ स्ट्रेन पड़ सकता है इसकी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन पे हबको की से, कंसिडरिंग के जितना आप ही की बात है, जितना डाइवर्सिफाइड या हो चुका हुआ है? तो डू यू थिंक कुछ स्ट्रेन पड़ेगा इसके फाइनेंशियल्स पे कमिंग फॉरवर्ड? अच्छा, जब हम बात करते हैं ना अर्निंग्स की, तो एक मेजर कंट्रीब्यूटर जब अर्निंग्स का होता है ना और वो इफेक्ट हो जाए, तो कंपनी की अर्निंग्स अगर हम कहते हैं 5 बिलियन रुपीस जो है इफेक्ट कर जाएंगी, या लेट्स से 4 रुपया पर शेयर ईपीएस इफेक्ट कर सकती है फॉर एग्जांपल। सो व्हाट इट डज इज कि एक मेजर पोर्शन जो है कंपनी का, जो एक एक प्रॉफिट्स कमा रही थी, वो उस पर फर्क पड़ सकता है। और ऑन दी अदर हैंड, अभी अगर हम बीवाईडी को देखते हैं, बाकी जगहों को देखते हैं, तो इतना ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं है। मतलब एक आईपीपी का सेगमेंट सॉलिड है, प्रॉफिटेबल है, बट बीवाईडी और जो हमारा वो आपको ग्रीन है और पूरी एक चार्जिंग स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन की पूरा एक प्रोजेक्ट है, वो अभी पूरा रेडी होगा, उसके प्रॉफिट्स आएंगे, वो रिकॉर्ड होंगे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करेंगे। फिर अभी तो हम डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं कंपनी की, और ऑलरेडी देख रहे हैं कि एक जगह से कंपनी के प्रॉफिट्स आ रहे हैं, बट देन जब तक वो पूरी डाइवर्सिफिकेशन ऑन ग्राउंड स्टैंड नहीं करती और उसके प्रॉफिट्स रिकॉर्ड नहीं होते, तब तक ये कहना थोड़ा सा वो होता है कि क्योंकि एक जगह से डेंट पड़ रहा है और दूसरी जगह भी स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है। बट जिस जगह पे स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है, हम वहां से उसका अर्निंग पोटेंशियल निकाल सकते हैं कि कंपनी के पास अभी भी अर्निंग पोटेंशियल है। तो डेफिनेटली प्रेशर आता है, बट आई थिंक इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है।
Correct. और अगर जिन लोगों ने नीचे रखा है तो वो तो उनके पास तो अभी भी शायद, जिन्होंने बहुत पुरानी बाइंग की भी होगी। बट जो लोग अब ट्रेड करें, मुझे लगता है ट्रेड अभी ना करें क्योंकि एक प्रेशर है। तो अगर एक चीज में प्रेशर है जो उसमें ट्रेडिंग करने से जरा अवॉइड कर लें। बट अगर आपको डिप पे मिले, और अगर हम देखते भी हैं आज की क्लोजिंग प्राइस से भी देखते हैं तो कितना परसेंट निकलता है, आई थिंक कुछ 18-19% निकलेगा। अगर हम फेयर वैल्यू जो ऑप्टिमस की रिपोर्ट है उसको कैलकुलेट करें तो कुछ 18% बनेगा ना मेरे ख्याल से, प्राइस से निकल जाएगा। सो लेट्स से अगर थोड़ा सा बहुत डिप वैसे भी ले लेती है तो आप उसको रख सकते हैं। तो एंड देन फिर जब वो अर्निंग्स कंट्रीब्यूट करेंगी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो डेफिनेटली फेयर वैल्यू भी कंपनी की बढ़ सकती है बेस्ड ऑन द अर्निंग पोटेंशियल दैट इट हैज फॉर द फ्रॉम द डाइवर्सिफिकेशन। करेक्ट, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। वैसे भी कंपनी फर्दर एक्सपेंशन के अंदर भी जा रही है, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन कि कंपनी ऑन ग्राउंड चीजें जो है मजीद एक्सपैंड भी कर रही है। फॉर दैट वो इन्वेस्ट भी कर रही है एंड इज गुड फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन, जिससे आपने बीवाईडी की भी बात की है। मैं मुफीज आपके पास आऊंगा दोबारा, लकी सीमेंट का भी रिजल्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। मुइस, ओवरऑल आज का सेशन जो था, मार्केट ने 181 के प्लस अपने ऊपर अपने आप को सस्टेन किया है। ऑयल की जो ओपनिंग थी वो किस तरह की रही, और ओवरऑल वॉल्यूम्स क्या कुछ बेहतर हैं लास्ट वीक से अगर हम कंपेयर करते हैं तो? देखिए, जुम्मे वाले दिन जो क्लोजिंग आई थी हमारे पास ऑयल की, वो $77 के पास आई थी। और आज की जो ओपनिंग थी वो 78 अबव हुई थी ओपनिंग, और उसके बाद $79 का हाई लगाया था। और इस वक्त अपनी जो हाई लगा था, रिसेंट हाई, उससे भी ऊपर चले गया और $80 के अराउंड ट्रेड करा, 79.80। तो अराउंड $80 पर ऑयल ट्रेड करा। लेकिन इस वक्त, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कशन की थी, कि अब जो मार्केट है वो ऑयल प्राइसेस को इतना ज़्यादा नहीं देखती। जब ज़्यादा ऑयल बढ़ जाता है तो मार्केट के अंदर एक छोटा सा सेलिंग प्रेशर आता है, 2-3 हज़ार पॉइंट मैक्सिमम। तो मार्केट अपने आप को सेटल करके चल रही है। आज की मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम्स एसी 100 इंडेक्स के 34 करोड़ के 43 करोड़ के वॉल्यूम है, मच बेटर देन प्रीवियस ट्रेडिंग डे। और 91 करोड़ के वॉल्यूम है केएससी ऑल इंडेक्स के अंदर। केएससी 100 इंडेक्स आज बहुत अच्छी साइड पर था, ओपनिंग पॉजिटिव हुई थी। मतलब तमाम सेक्टर्स या तमाम मार्केट के अंदर बाइंग अच्छी मौजूद थी। लेकिन जो हप्को का हमारे पास जो हमने डिस्कशन की, तो उसकी रिसर्च रिपोर्ट लगी और उसके बाद हमने देखा कि हप्को के अंदर अच्छी खासी सेलिंग आई और तकरीबन 420 पॉइंट हप्को के लेस में आज मार्केट के अंदर, और 120 पॉइंट मार्केट माइनस बन रही है। मतलब अगर देखा जाए हप्को को हटाकर, तो 300 पॉइंट माइनस 300 पॉइंट पॉजिटिव साइड पर मार्केट क्लोज हुई है। और अच्छी बात यह है कि वीकली क्लोजिंग भी हमारे पास 181 के ऊपर आई, और आज की क्लोजिंग भी हमारे पास 181 के ऊपर आई। अब अगर हम कल के दिन देखते हैं तो कल के दिन ऑब्वियसली हमें देखना पड़ेगा कि ऑयल कहाँ पर स्टैंड करता है। अभी तो थोड़ा बढ़ चुका है, तकरीबन 3.59% प्लस है आज। और अगर 80-82 के अराउंड पे क्लोज होता है आज, ये कल मार्केट टाइम में 82 के अराउंड होता है, तो हम मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। और क्योंकि हप्को भी एक हमारे पास ऑलरेडी एक हम्म। शेयर है जो मार्केट के अंदर से पॉइंट भी निकाल सकता है, तो ऑब्वियसली कल की मार्केट भी नेगेटिव साइड पर जा सकती है। और जो हमने प्रॉफिट टेकिंग कराई थी लोगों को, इवन जो हमने टारगेट दिया था पाकिस्तान रिफाइनरी का, आप लोगों को शायद याद हो कि जब 58 पर ट्रेड करा था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि 68-70 तक के टारगेट इसके अंदर निकल रहे हैं पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर। और सिनर्जी के अंदर भी हम कंटिन्यूसली बुलिश थे। तो आज जो हमारा पाकिस्तान रिफाइनरी का टारगेट है, जो हमने 2 हफ्ते पहले दिया था, वो भी अचीव हो गया और 70 रुपीज 70 रुपए पर अपर कैप बंद हुआ है। इवन पूरा रिफाइनरी सेक्टर पर अपर कैप बंद हुआ है। आज दोपहर में मैंने न्यूज भी शेयर की थी कि $5 अरब पाकिस्तान को मिल रहे हैं रिफाइनरी अपग्रेड के लिए। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन इसका प्रॉपर्ली इम्पैक्ट रिफाइनरीज की अर्निंग पर वो आने वाले 3 से 5 साल के दरमियान हमें नजर आएगा। तो लेकिन उससे पहले ही हमें कैपिटल गेन अच्छा मिल गया। लेकिन अब जिन लोगों के पास रिफाइनरी है या जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो अब उनके लिए ये टाइम है कि अब यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं प्रॉपर्ली, और अच्छे प्रॉफिट्स के अंदर आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ट्रेड करना चाहें तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग हर उस शेयर में जो वॉलेटाइल हो, जिसके अंदर अच्छी मोमेंटम बिल्ड हो, तो उसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन विद स्टॉप लॉस, बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करते। लेकिन अगर पाकिस्तान रिफाइनरी में करना है तो स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे हम। क्योंकि जब मुझे याद है 2024 दिसंबर के अंदर 30 रुपए या 32 रुपए का पाकिस्तान रिफाइनरी होता था, और हमने भी उसके अंदर ट्रेड की थी, और 44 या 45 रुपए का हाई लगाया था, तकरीबन 12-13 रुपए बढ़ गया था। और वो रेट 1 साल तक नहीं है, अब जाके रेट आए। तो इसलिए फंस जाता है जो, फिर उसके रेट्स नहीं आते। तो इट्स बेटर कि आप स्टॉप लॉस लगा लें 1-2 रुपए का, और ट्रेड आप अब रिफाइनरी के अंदर कर सकते हैं प्रॉपर्ली। करेक्ट, और हम आपको स्ट्रेटजी साथ साथ बताते भी रहते हैं मुइस। जैसे अभी आपने बताया कि रिफाइनरी सेक्टर के अंदर एक जगह भी कैपिटल गेन की हमें नजर आ रही है, पहले भी आप बता चुके हैं। ऑफ कोर्स जब ये मटेरियलाइज होगी तो देन अगेन इनकी अर्निंग्स के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करेगा, बट देन अगेन फॉर कैपिटल गेन इट इज वेरी गुड फॉर नाउ। मुइस, बाकी सेक्टर्स के हवाले से भी बताएं रिफाइनरी के अलावा, कि कोई जो आपको बेस्ट परफॉर्मिंग आज जो लगे और फर्दर जो कमिंग डेज के लिए आपको लग सकते हैं। ये वीक भी छोटा है वैसे। देखिए, अगर स्पेसिफिक मैं स्टॉक्स या अक्रॉस द बोर्ड मार्केट के बारे में बताऊं,
कौन से शेयर अच्छे हैं, तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर हमें पीपीएल और ओजीडीसी बहुत अट्रैक्टिव रेट्स पर मिल रहे हैं। उनकी वैल्यूएशन एज ऑफ नाउ बहुत सस्ती है, तो इनके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। और आज जो मेन पॉइंट है एडिशन हुआ है वो एक्सप्लोरेशन की तरफ से हुआ है और सेकंड पर रिफाइनरी की तरफ से हुआ है। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर हम बाइंग कर सकते हैं। और तीसरा मैंने आपको पीएसओ बताया था पिछले हफ्ते कि पीएसओ के अंदर हमने बाइंग करनी है अभी, क्योंकि पाकिस्तान रिफाइनरी बड़ा है। पाकिस्तान रिफाइनरी का कैपिटल गेन पीएसओ की बुक के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली पीएसओ की बुक भी स्ट्रांग हो जाएगी इससे, भले ही कंपनी के ऊपर कैश फ्लो के मसले हैं, लेकिन वो भी इन दी एंड रिजॉल्व हो जाना। तो कैपिटल गेन हमें पीएसओ भी दे सकता है। और साथ में वाफी एनर्जीज के अंदर बड़ी बाइंग हो रही है और अच्छे रेट्स उनके जो है वो एक्सप्लोर हो रहे हैं, रेट्स भी बढ़ रहे हैं स्लो स्लो। तो वाफी के अंदर भी हम देख सकते हैं कि अच्छा मोमेंटम हमें कैपिटल गेन की सूरत में मिल जाए। इसके अलावा जो 3 छोटे शेयर्स थे हमारे, जिसके अंदर क्यूटेक और आईटेंस था, जो मैं कंटिन्यूसली बता रहा हूँ, आज मैंने मिड डे के अंदर ही बताया क्यूटेक का। तो क्यूटेक भी आज ₹2 प्लस बन हुआ है, आईटेंस भी तकरीबन ₹1.5-2 पॉजिटिव है। तो इन दोनों के अंदर अभी भी जगह मौजूद है और हमारे लंबे-लंबे टारगेट्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जीसीआईएल केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है, तो इसके अंदर भी स्लो स्लो बाइंग कर सकते हैं कैपिटल गेन के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। हम देख रहे थे कुछ नंबर्स आए हुए थे कि रेमिटेंसेस भी जो जुलाई की हैं वो 13% बढ़ चुकी हैं ईयर ऑन ईयर और 4.5% मंथ ऑन मंथ बढ़ चुकी हैं। और रोशन डिजिटल अकाउंट की इनफ्लोज भी आई हैं, वो भी बढ़ रही हैं साथ, और अब $13.6 बिलियन तक पहुंच चुकी हैं जुलाई 26 में। मुफीस, थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा, लकी सीमेंट का आज रिजल्ट आया, इस पे मोइस का टेक भी लेंगे। और पहले आप थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में बता देंगे कैसा रिजल्ट रहा, और इसके साथ मैं एक चीज कनेक्ट करूंगा, आप फिर एक ही बार एड्रेस कीजिएगा। पाक अफगान बॉर्डर भी खुलने की बातें आ रही हैं कि ओपन होगी, तो उससे रिलेटेड भी क्या लकी सीमेंट कुछ हद तक उसका बेनिफिशियरी हो सकता है, और रिजल्ट कैसा था इस बारे में भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। जी, अच्छा, रिजल्ट लकी का वाज गुड। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो 96.5 बिलियन के प्रॉफिट्स आए, जो ईयर ऑन ईयर अगर हम देखते हैं तो 14% से इंक्रीज हुए हैं। जो मेजर रीजन था जिसकी वजह से ईपीएस बढ़ी है 52.5 समथिंग से 60 तक, उसका मेजर रीजन था जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 26% से जो है वो डिक्लाइन कर गई है। तो और एक ये रीजन था। और अगर हम लोकल सेल्स को देखते हैं तो वो 10% से इंक्रीज किए हैं, जबकि इंडस्ट्री का अगर हम देखते हैं तो 7% से इंक्रीज किए हैं। सो ओवरऑल रिजल्ट वाज गुड। अगेन सीमेंट का जो सेक्टर है, मतलब लकी जो है उसके सीमेंट में ज्यादा एक कंट्रीब्यूशन होता है, एंड देन फिर उसके ऑटो या फार्मा या बाकी चीजों का पोर्टफोलियो ऐड होता है, बट देन ओवरऑल रिजल्ट वाज गुड। सीमेंट कंपनीज की रिलायंस कोल के ऊपर होती है, बट देन अगेन जब हम लकी की बात करते हैं तो वो भी रिलाय कर रहे हैं अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ज्यादा जा रही हैं काफी। तो एक चीज बताइएगा कि पाक अफगान के बॉर्डर के अगर ये ओपन होता है तो क्या इसके कुछ हद तक बेनिफिशियरी लकी सीमेंट भी हो सकता है? देखिए, बिल्कुल, अगर तो अफगानिस्तान का बॉर्डर बॉर्डर क्लोजर्स के मसले खत्म हो जाते हैं, सो यस, लकी बेनिफिट बिल्कुल करेगा। एंड लकी स्टिल आई थिंक इज अ गुड बाय, क्योंकि डाइवर्सिफाइड भी है। ऑटो सेक्टर को देखें या हम इसके केमिकल सेक्टर पे थोड़ा सा प्रेशर रहा है, बट स्टिल आई बिलीव कि लकी ओवरऑल अगर बॉर्डर इश्यूज भी क्लोज रिजॉल्व होते हैं तो भी बेनिफिशियरी है, एंड लोकल सेल्स में भी ऑलरेडी इंडस्ट्री से ऊपर है, सो यस। ठीक है मोइस, जैसे मुफीज ने रिजल्ट बताया, मैं आपका टेक भी जानना चाहूंगा। जैसे आपने सीमेंट सेक्टर के अंदर और भी फंडामेंटली साउंड कंपनीज हैं, बट देन अगेन जो हम लकी की बात करते हैं वहीं पे हमारे पास डीजी खान भी है, मेपल भी है। इनके कंपैरेटिवली लकी सीमेंट को आप कैसे देखते हैं, और इनसे अगर कंपेयर करना हो तो व्हाट वुड बी योर टॉप पिक इन सीमेंट सेक्टर? देखिए, जैसे कि हम बैंकिंग में भी बात करते हैं ना कि मीज़ान बैंक एक सेटल्ड कंपनी है, उसके अंदर कैपिटल गेन हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इतना परसेंटेज के अंदर हमें कैपिटल गेन नहीं देखने को मिलेगा जितना हम फैसल बैंक के अंदर कैपिटल गेन ले सकते हैं। तो सेम गोज विद लकी सीमेंट एक सेटल्ड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, हो सकता है हमें कैपिटल गेन बहुत अच्छा दे दे, लेकिन जहां तक मुझे, और इन्वेस्टर्स लकी सीमेंट को ही पसंद करते हैं। सीमेंट में अगर सीमेंट का नाम होता है तो लकी सीमेंट ही टॉप पर होता है, तो उसको पसंद करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए लकी सीमेंट और फौजी सीमेंट होता है। और अगर कोई विदाउट डिविडेंड सिर्फ कैपिटल गेन चाहे तो वो मैपल लीफ और डीजी खान का मैं नाम लेता हूँ, ग्रुप दोनों के अच्छे हैं। तो लकी सीमेंट स्टिल बेस्ट है, अर्निंग भी बहुत अच्छी है, तो इसका सबूत है कैपिटल गेन के इसके अंदर इसके चांसेस अब मौजूद हो गए हैं, बढ़ गए हैं, कैपिटल गेन भी दे सकता है। तो बिल्कुल लकी सीमेंट लेने वाला शेयर है। बिल्कुल ठीक है। जैसे हम आपको स्ट्रैटेजीज और एनालिसिस बता रहे होते हैं, दंगल के अंदर भी, पल्स में, हमारे तमाम शोज के अंदर आपको कॉल्स, एनालिसिस, स्ट्रैटेजी सब कुछ मिल रहा होता है। यही चीजें इन्वेस्ट विद स्टॉक इफेक्ट कम्युनिटी, जिसके अंदर आपको बाइंग एंड सेलिंग आइडिया, स्टॉक लेवल्स भी डॉक्टर साहब की तरफ से मिल जाते हैं। एक कम्युनिटी है जिसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो चार्ट शेयर कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड भी, मार्केट से रिलेटेड भी। तो अगर आप तो एक न्यू एंट्रेंट है या एक सीजनल प्लेयर है, दोनों तरीकों से आपको इस कम्युनिटी का फायदा होगा। और सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, साथ आपको लाइव जूम सेशंस भी मिलते हैं और वन ऑन वन गाइडेंस भी होती है टीम की तरफ से। अभी
इसमें एनरोल होने का ये फायदा है कि इस पे आजादी ऑफर चल रही है, इसमें साल की सब्सक्रिप्शन आपको 33% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। आपने एक व्हाट्सएप करना होगा 0336244466 और टीम आपको तमाम तफसीलात दे देगी। याद रखिएगा कि ये आजादी ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए। आज देखते हैं इस वीक को, तो फ्राइडे का दिन तो ऑफ होगा हमारे पास, पीछे जो है विद 3 more days लेफ्ट ट्रेडिंग सेशन के। थोड़ा सा बताइएगा क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बाइंग की तरफ ज्यादा रहना चाहिए और आइदर वी शुड गो फॉर प्रॉफिट टेकिंग, व्हाट वुड बी द स्ट्रेटजी? देखिए, प्रॉफिट टेकिंग तो तब करेंगे अगर आप प्रॉफिट में, और अगर है तो बिल्कुल करनी चाहिए। और अगर तो प्रॉफिट में नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट टेकिंग, हम कह तो देते हैं बट डिपेंड करते हैं जो लोग हमें देखते हैं उनमें से कितने प्रॉफिट में है। और जो लोग नहीं प्रॉफिट में होते हैं वही सुन के भी फ्रस्ट्रेट होते हैं कि क्या प्रॉफिट टेकिंग करें, प्रॉफिट में होंगे तो प्रॉफिट टेकिंग करें, प्रॉफिट में आए वो भी इंतजार करते हैं कि प्रॉफिट में आए। सो यस, अगर तो प्रॉफिट में तो प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर आप अच्छी कंपनी होल्ड कर रहे हैं और आपके रेट नहीं आ रहे, जो बहुत सारे लोगों के साथ ये सिनेरियो होगा, तो आप एक चीज अंडरस्टैंड करें कि मार्केट अभी एक रेंज में फंसी हुई है और आपके रेट आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आपके रेट आ जाएंगे तो आप उनको फंडामेंटली, अगर कंपनी अच्छी तो आप उनको होल्ड कर सकते हैं। करेक्ट मुझे, जैसे मुफीज ने बताया कि मार्केट अभी रेंज बाउंड चल रही है, 181 का लेवल एज डिस्कस्ड, इस पे एनालिसिस भी था हमारा कि 181 का लेवल भी रीच होगा। अभी क्या अगले 3 दिनों में आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक अपने न्यू हाई की तरफ जा सकती है, एक रेंज बाउंड ही चलेगी अगले 3 दिन? देखो, आने वाले 3 दिनों के अंदर तो ऐसा कोई पोजीशन नहीं दिख रही जिसके अंदर हम बोलेंगे नया हाई या फिर मार्केट 185 188 तक चले जाए। पोजीशन ऐसी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हम अब इंडेक्स क्योंकि चल रहा है, इंडेक्स जो चला है पहले भी 144 का जो लो लगाया था जंग के अंदर, 144 से 188 का जो हाई लगाया उसके अंदर मेनली इंडेक्स वाले स्टॉक्स चले, जिसके अंदर हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर चला, एक्सप्लोरेशन चला था, मार्केटिंग चला। तो इस तरह से जो इंडेक्स वाले स्टॉक्स हैं उन्होंने परफॉर्म किया था और पॉइंट्स ऐड किए थे। साइड वाले जो शेयर्स होते हैं, जो ट्रेडिंग जिसके अंदर आवाम ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, तो वो शेयर्स नहीं चल रहे थे, माड़ी चल रहा था पहले। लेकिन अब मुझे लगता है कि स्टॉक वाइज मार्केट चलेगी, क्योंकि मार्केट ने एक ऑलरेडी 40,000 पॉइंट्स कम नहीं होती, 40,000 पॉइंट्स की रैली दी थी मार्केट ने जंग के बाद, जो न्यू लो लगा था उसके बाद। तो अब मुझे लगता है कि जो साइड स्क्रिप्ट्स होते हैं वो चलेंगे और चल भी रहे हैं। हम देख भी रहे हैं रिफाइनरी सेक्टर पूरा का पूरा कुछ भी पॉइंट जो है मार्केट के अंदर ऐड नहीं करता, सिर्फ 100 पॉइंट आज ऐड हुए हैं, जबकि पूरा रिफाइनरी सेक्टर कैप था सिर्फ अटक रिफाइनरी को छोड़ के, तो सिर्फ 100 पॉइंट्स ऐड हुए हैं आज। तो सेक्टर वाइज या फिर हमें स्क्रिप्ट वाइज मार्केट के अंदर जगह मिलेगी। मैंने पहले भी बताया क्यूटेक, आईटेंस, जीसीआईएल, इसके बाद 2 और स्पेशल स्टॉक्स फॉर आवर रोजनामा व्यूअर्स के लिए मैं बताता हूँ। एक प्रीमा है, ठीक है, प्रेमा, जो कि अतहूर कंपनी है। तो इसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं, 36 रुपए का रेट है, 40 रुपए का टारगेट है, सिंपल 4 रुपए का कैपिटल गेन इसके अंदर हमें मिल सकता है विद इन दिस वीक, और पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक भी ये वाली कॉल कंटिन्यू करे। और उसके बाद वसल मुदारबा, जो कि पेनी स्टॉक है, रिसेंटली ही 8 रुपए का हाई लगाया और हम पहले बड़ा वीडियो के अंदर इसको बताया करते थे। तो वसल मुदारबा के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। 6 रुपए 80 पैसे के अराउंड इसका शेयर प्राइस, 6 रुपए 70 पैसे के अराउंड से शेयर प्राइस इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर हमें कंटिन्यूसली 50 पैसे तक की ट्रेडिंग भी मिल जाएगी डेली, और अगर हम थोड़ा होल्ड भी करें तो 3-4 रुपए का टारगेट 50% के करीब का गेन इसके अंदर हमें वसल मुदारबा के अंदर मिल सकता है। और इसके अलावा मैंने 2 हफ्ते पहले ही आई थिंक टॉप 10 बेस्ट स्टॉक की बनाई थी लिस्ट, जिसके अंदर 10 रुपए वाले शेयर्स थे या 10 से नीचे वाले शेयर। तो जब सिनर्जी 9 रुपए का था, उसमें टॉप फर्स्ट पे मैंने आपको सिनर्जी बताया था, और आई थिंक 2 हफ्ते हुए हैं, 10 का 13 रुपए हो गया, 9 रुपए का 13 रुपए हो गया, तो 4 रुपए इसके अंदर हमें मिल गए, जो कि अराउंड रफली 40% तो बन ही जाता है, 40-45%। एग्जैक्टली, मैं अभी तो मुझे ये कहना चाहता था कि बस परसेंटेज में आप बताएंगे ना, क्योंकि ऐसे अगर लोग कहेंगे शायद 4 रुपए ही तो है, तो परसेंटेज में अगर कैलकुलेट लोग करेंगे तो समझ आएगा कितना ज्यादा गेन है विद इन नो टाइम। बिल्कुल बट देन यस, पिक एंड चूज करके चल रहे सेक्टर्स, तो हम कोशिश करते हैं कि बताएं। बिल्कुल। आज मोइज ने 2 और कॉल्स दे दी हैं, प्रेमा और वसल की। आप लोगों ने भी बताना है कि पिछले गुजरे जितनी आपको कॉल्स बताई उसमें से आपने कितनी एग्जीक्यूट की, और आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या होगी कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। और हमसे आप मुलाकात करेंगे रोजनामा की कल की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।